अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ पेज भर के आ जाओगे और आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा, तो शायद आप लोग गलत हो। हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि आप इकोनॉमिक्स में कैसे कम लिख के भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और आज हम लोग रिवीजन सीरीज में यूनिट 2 को टारगेट करेंगे, जहाँ पे हम लोग डिमांड को पढ़ने वाले हैं, डिमांड के मेजर कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। फिर गुड्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, उसको समझेंगे। फिर लॉ ऑफ डिमांड जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको समझेंगे। और हम लोग ये भी टारगेट करेंगे कि कैसे एक आंसर को लिखना है सो दैट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, अगर आप लोग ने रिवीजन सीरीज का दो वीडियो है उसको नहीं देखा है, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके रिवीजन सीरीज में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक, मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डिटेल वे में से यूनिट 1 को टारगेट किया है, दो पार्ट में समझाया है। और साथ ही साथ आप लोग का PMR प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का भी यूनिट 1 को मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सिलेबस को देखते हैं। देखो, यूनिट 1 ऑलरेडी हो चुका है। यूनिट 2 में हम लोग का एज पर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में हम लोग देख सकते हैं कि डिमांड है। और ये बस गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, ये असम यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, सब में सेम ही है। ठीक है, देखो डिमांड में क्या क्या है, डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर एक्सेप्शंस, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, आज हम इसको ही टारगेट करेंगे। तो देखो, पहला चीज़ है कि ये जो टॉपिक है ये सब यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि डिमांड क्या होता है। ठीक है, देखो डिमांड जो शब्द है, डिमांड जो वर्ड है, हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, कि मुझे ये इस चीज़ का डिमांड है, मुझे इस चीज़ को चाहिए। ठीक है, हम लोग घर में भी बहुत यूज़ करते हैं, फिर साथ ही साथ अपने कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ जब बात करते हैं ये भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वर्ड हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। लेकिन डिमांड का असली मतलब क्या है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं आप लोग को डेफिनेशन समझाता हूँ, उसके बाद उसको समझाता हूँ। ठीक है, देखो डिमांड क्या है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर्स हु आर विलिंग एंड एबल टू बाय प्रोडक्ट्स एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड फॉर एनी कमोडिटी implies the consumer's desire to acquire the good, the willingness and ability to pay for it. सिंपली मैं बोलता हूँ, सुनो, एक एग्जांपल लेते, क्लियर हो जाएगा। अगर तुमको मान के चलो कि तुमको आईफोन चाहिए, ठीक है, आईफोन का मान के चलो कि आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए तुमको। ठीक है, सपने में सोच लो, अगर किसी के पास है तो मैं गरीब हूँ, समझ लेना। ठीक है, अच्छा सुन लो, तो अगर तुमको आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पॉकेट में सिर्फ 20 रुपए है, तो वो जो आईफोन जिसका सपना तुम देख रहे हो, जिसको तुम डिमांड बोल रहे हो, वो गलत बात है। अगर तुम्हारे पॉकेट में मान के चलो कि 2 लाख रुपए होता और तुमने तब अगर आईफोन लेने का सोचा कि ये आईफोन मेरा डिमांड है, देन इट इज करेक्ट। मतलब बस कोई सामान को अगर तुम खरीद नहीं पाते हो और तुम्हारा बस विलिंगनेस है कि तुमको वो चाहिए, ठीक है, तो वो तुम्हारा डिमांड नहीं है। इज दैट क्लियर? अगर तुम्हारे पॉकेट में, जैसे मैंने बोला, अगर तुम्हारे पॉकेट में 2 लाख रुपए है, जिससे ऑलमोस्ट तुम्हारा आईफोन 15 प्रो मैक्स आ जाएगा, और तुमको विलिंगनेस भी है कि तुमको वो चाहिए, देन वो तुम्हारा डिमांड है। देखो, और एक डेफिनेशन को पढ़ते तो क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, देखो कि डिमांड सिंपली मीन्स ए कंज्यूमर्स डिजायर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। तुमको मन है, ठीक है, डिजायर है, विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई हेजिटेशन नहीं है, ठीक है, एंड पे द प्राइस फॉर इट। ऑफकोर्स पैसा देना पड़ेगा, जगह पे किडनी तो नहीं दे सकते, राइट। फिर देखो, इन सिंपल वर्ड्स, डिमांड इज द नंबर ऑफ गुड्स दैट द कस्टमर्स आर रेडी एंड विलिंग टू बाय एट सेवरल प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन टाइम फ्रेम। ठीक है, देखो डिमांड इक्वल टू क्या है, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। तुमको डिजायर है, तुमको खरीदना है, फिर एबिलिटी टू पे, औकात है तुमको खरीदने का, प्लस तुमको विलिंगनेस है कि तुमको मन भी है। सिर्फ तुम्हारा डिजायर होने से नहीं होगा, या फिर सिर्फ तुम्हारे पास एबिलिटी है लेकिन डिजायर नहीं है, तब भी वो डिमांड नहीं होगा। लेकिन कब वो डिमांड होगा, जब तुम्हारे पास उसका डिजायर भी है, तुमको मन भी है, फिर साथ ही साथ उसका एबिलिटी भी है, औकात भी है खरीदने का, फिर साथ ही साथ उसका क्या है, विलिंगनेस भी होना चाहिए। इज दैट क्लियर? आई डोंट थिंक सो इससे आसान वे से डिमांड को मैं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो
डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है कौन सा फैक्टर्स हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है। डिमांड का मतलब मैंने अभी समझा दिया। मैंने क्या बोला कि कौन सा फैक्टर हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है, ठीक है, पोक करता है, ठीक है, मतलब हमारे डिमांड में कौन सा फैक्टर के कारण चेंजेस आता है, ठीक है। देखो एक एक करके जाएंगे, ये पिक्चर को तुम लोग देख सकते हो, लेकिन हम लोग डिटेल वे में से अभी इसको समझेंगे, ठीक है। देखो मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आर फैक्टर्स दैट आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट डिमांड इन द मार्केट। जो मैंने बोला डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है, वो सब फैक्टर्स जो हमारे डिमांड को आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट करता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो सामान हम लोग खरीद रहे हैं उसका जो प्राइस है, उसका जो अमाउंट है, ठीक है, वही एक मेजर फैक्टर होता है या फिर वही एक मेजर डिटर्मिनेंट होता है हमारे डिमांड के लिए। कैसे देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर determining the demand of a commodity is its own price. Generally, there happens to be an inverse or negative relationship between the price of the commodity and its price. As the price increases, quantity demanded falls. ठीक है, ये FALLS होता, ठीक है, ये टाइपिंग एरर हुआ है, कोई बात नहीं। ड्यू टू फॉल इन द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है, अगर प्राइस ज़्यादा होगा देन क्या होगा, हम लोग उस प्राइस में कम डिमांड करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा। और उसका उल्टा कब होगा, जब उसका प्राइस घट जाएगा तो हम लोग उसका क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करेंगे, राइट। सपोज मार्केट में कोई भी सामान है, ठीक है, अगर उसका प्राइस घट जाएगा तो ऑफकोर्स हम लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, राइट, और अगर बढ़ जाएगा तो उसको घटा देंगे, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, राइट। ये तो नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड भी बोलता है, हम लोग उसको समझेंगे आज। बस अभी याद रखो कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक मेजर डिटर्मिनेंट होता है जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है। इज दैट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स मतलब, कंज्यूमर्स मतलब कौन, कंज्यूमर्स वो इंसान होता है जो गुड्स को कंज्यूम करता है, ठीक है। देखो क्या है, when the income increases the number of goods demanded also increases. Likewise, if the income decreases, the demand also decreases. अभी सिंपल देखो, ठीक है, एज्यूम करते हैं, ठीक है, तुम लोग सब स्टूडेंट्स हो, तुम लोग को घर से सिर्फ पॉकेट मनी मिल रहा है, ठीक है, कोई अगर अर्न कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। एज्यूम करते हैं कि तुम लोग अर्न नहीं कर रहे हो अभी, ठीक है, घर से पैसा मिलता है, ठीक है, तुम्हारा इनकम 0 है, ठीक है। अभी अगर मान के चलो कोई इंसान है जिसका इनकम मान के चलो कि 10,000 है, मतलब उसको सैलरी 10,000 रुपये मिलता है महीने का, ठीक है। अभी मान के चलो कि उसका इनकम बढ़ गया, 10,000 से 15,000 हो गया, तो पहले जितना वो क्वांटिटी डिमांड करता था या फिर कोई भी सामान खरीदता था जिसका डिमांड वो मार्केट में देता था, अभी ज़्यादा करेगा कि नहीं। सपोज मान के चलो कि उसका 10,000 सैलरी में वो मान के चलो कि महीने में एक बार ही रेस्टोरेंट जाता था या फिर एक बार ही मूवी देखने जाता था, ठीक है। अभी जब उसका इनकम बढ़ गया है तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा कि नहीं, ऑफकोर्स डिमांड ज़्यादा करेगा। अभी जैसे तुम लोग बेरोजगार हो, जब तुम लोग अर्न करने लग जाओगे ऑफकोर्स तुम्हारा डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉकेट में पैसा होगा ना। जब पैसा होता है तो डिमांड ऐसे ही क्रिएट हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ याद रखना, जब हमारा इनकम बढ़ता है, इनकम ऑफ होम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ता है, सिमल्टेनियसली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, डिमांड को भी बढ़ाते रहते हैं। दैट इज वाई ये हम लोग का एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होता है, किस चीज़ का, डिमांड का। इज दैट क्लियर, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट्स। देखो क्या लिखा हुआ है, हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ इनकम और एक्सपेक्टेशन इन द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए गुड also leads to an increase in demand. Similarly, low expectation of income or low pricing of goods will decrease the demand. यहाँ पे दो चीज़ का बात बोला गया है। अगर बोला है कि फ्यूचर में जाके तुम्हारा इनकम घट जाएगा, मान के चलो अभी 10,000 इनकम अर्न कर रहे थे, मैंने बोला ना, एक इंसान है जिसका सैलरी कितना है, 10,000 रुपये, वो एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि शायद मेरा क्या होगा, अभी फ्यूचर में जाके मेरा सैलरी और घट जाएगा, उसको एक्सपेक्टेशन है कि और घट जाएगा। अगर उसको पता है पहले से ही
कि फ्यूचर में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका सैलरी घट जाएगा, इनकम घट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इनकम कमेगा तो वो डिमांड भी क्या करेगा, कम ही करेगा। उसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर उसका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि फ्यूचर में जाके बढ़ेगा, तो सिमल्टेनियसली वो डिमांड भी ज़्यादा करेगा। यहाँ पे और एक चीज़ लिखा हुआ है, देखो एक्सपेक्टेशन में, कि अगर उसने एक्सपेक्ट किया है कि फ्यूचर में जाके गुड्स का दाम और बढ़ जाएगा, मतलब क्या लिखा है देखो, हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ इनकम और एक्सपेक्टेशन इन द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए गुड। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर तुमको आज एक्सपेक्टेशन है कि चलो मान के चलो कि क्या हुआ, 2 स्टेट में वार लग गया, ठीक है, और उस स्टेट से हम लोग को मान के चलो आलू सब्जी वगैरह मिलता है, तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि नेक्स्ट वीक में क्या होगा, कि तुमने एज्यूम किया कि अभी वार लग गया है तो दोनों स्टेट में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से नहीं होगा, तो ऑफकोर्स सब्जी का दाम बढ़ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, स्टॉक करके रख देता हूँ। कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, देखा था कि नहीं, कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन क्या था, सब लोगों ने क्या किया, राशन घर में रख दिया, अपने घर को एक गोडाउन बना दिया, राइट, कि चावल खरीद के रख दिया, दाल खरीद के रख दिया। कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी केसेस हैं, कोरोना के टाइम में इतना राशन कर लिया कि जब लॉकडाउन खुला वो लोग ने खुद दुकान लगा के उसको बेचा। बहुत सारे केसेस है, मेरे लोकेलिटी में भी मैंने बहुत देखा है कि इतना सामान खरीद लिया, इतना खरीद लिया कि इतना खाने वाले थे वो लोग कोरोना के टाइम में, कि खुद क्या करना पड़ा, खुद जाके फिर उसको बेचना पड़ा, ठीक है। तो ऐसा होता है, कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन के कारण भी डिमांड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये प्रैक्टिकल है कि नहीं, देखो इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल होता है, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें, ठीक है। ठीक, 3 पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। मैं बहुत बार ठीक है बोलता हूँ, ठीक है, एक स्टूडेंट ने भी बोला है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसको रिड्यूस करूँ। तो अभी क्या है ये चीज़, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी रिलेटेड गुड्स क्या होता है मैं समझाऊंगा। इसके पहले ये जो 2 गुड्स दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट या फिर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट क्या होता है उसको देखते हैं। देखो इसमें हम लोग फिर से जाएंगे, पहले याद रखो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है और सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जैसे कि कार और पेट्रोल साथ साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं, ठीक है। मान के चलो कि लवर्स की तरह है, एक के बिना एक जी नहीं सकता, ठीक है। जैसे कैसे देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई ए गिवन वांट, दे आर डिमांडेड जॉइंटली। एग्जाम्पल, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। मतलब क्या हुआ, ये जो 2 गुड्स है वो साथ ही साथ चलते हैं। देखो कार अगर तुमने खरीद लिया, पेट्रोल खरीदना पड़ेगा कि नहीं, पेट्रोल के बिना कार चलेगा क्या। सिमिलरली पेन जो है, पेन में इंक चाहिए, इंक के बिना पेन से लिख पाओगे क्या, नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जो गुड्स क्या होता है टुगेदर हम लोग एक साथ यूज करते हैं टू सेटिस्फाई ए गिवन वांट, ठीक है। वो हमारे डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है इसको समझेंगे अभी। अभी समझ लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, ठीक है। कार और पेट्रोल और पेन और इंक, याद रखना लवर की तरह होता है, एक साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर एक के बिना एक जी नहीं पाएगा, ठीक है। अभी देखो क्या है सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग क्रिकेट मैच में होता है ना, जैसे 11 लोगों का टीम होता है, फिर एक को हम लोग एक्स्ट्रा ले लेते हैं, सब्सटीट्यूट बोलते थे, कि अगर कोई बीमार हो गया या फिर कोई गिर गया, चोट लग गया तो उसको खिला लेंगे, ठीक। अभी देखो सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है, सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर टू सेटिस्फाई ए गिवन वांट। मतलब एक के बदले उसको यूज कर सकते हैं। जैसे क्या है, टी एंड कॉफी, जैसे टी और कॉफी का ऑलमोस्ट सिमिलर टेस्ट है, राइट। कोई अगर टी पीता है, ठीक है, कोई चाय पीता है, तो अगर मान के चलो कि चाय का दाम बढ़ गया तो लोग कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। फिर घी और रिफाइन ऑयल, घी और रिफाइन ऑयल में एक मेजर डिफरेंस है, बट हम लोग इसको सब्सटीट्यूट गुड्स में काउंट करते हैं। तो हम लोग को याद रखना है कि सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होता है, वो सब गुड्स होता है जिसको हम लोग एक्सचेंज करके यूज कर सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो इसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया रिलेटेड गुड्स क्या होता है। अभी हम लोग जाते हैं हम लोग के डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में। देखो कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, याद रखना, ठीक है। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट will cause a decrease in the quantity demanded of a complementary product. Example, rise in the price of bread will reduce the demand for butter. This arises because the products are complementary in nature. यहाँ पे ब्रेड और बटर का एग्जाम्पल दिया है, बोला है अगर हम लोग
ब्रेड का दाम बहुत बढ़ा देंगे, क्या होगा, ब्रेड जो है, ब्रेड का दाम अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो सिमल्टेनियसली क्या होगा, बटर का जो डिमांड है वो भी घट जाएगा। जैसे एग्जांपल में बोलता हूँ, जब कार का दाम बहुत बढ़ जाता है ना, लोग क्या करते हैं, पेट्रोल का भी डिमांड घट जाता है, क्योंकि कार का दाम अगर बढ़ गया है तो कोई खरीदेगा नहीं, राइट। हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जितना सामान का दाम बढ़ता है उसका डिमांड घटता है, राइट। सपोज कार का दाम बढ़ गया तो हम लोग उसका डिमांड घटा देंगे कि नहीं, ऑफकोर्स घटा देंगे। लेकिन वो जो कार का डिमांड हम लोग घटा रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग पेट्रोल का डिमांड भी तो घटा रहे हैं, राइट, क्योंकि कार तो पेट्रोल से चलता है। अभी तुमने कार का डिमांड घटा दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि अच्छा कार का दाम बढ़ गया, हम लोग पेट्रोल खरीद के रख देते हैं, जब गाड़ी खरीदेंगे तब डाल देंगे उसको। ये सब नॉनसेंस आंसर तो नहीं होगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि अगर एक गुड्स का, ठीक है, दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या डिफरेंस होता है कि अगर एक गुड्स का दाम बढ़ जाता है, राइट, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड घट जाएगा, साथ ही साथ जो उसके साथ जो लवर है उसको भी इफेक्ट होता है, ठीक है। लवर की तरह याद रखो कि एक को चोट लगा तो उसको भी दर्द होता है, ठीक है। तो उसका डिमांड घट गया तो उसको भी बुरा लग गया, उसने क्या किया, उसका डिमांड भी घट जाता है। इज दैट क्लियर? याद रहेगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, देखो क्या है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स। उसमें क्या हुआ, देखो, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट will cause an increase in the demand for a substitute product. Example, rise in price of tea will increase the demand for coffee and decrease the demand for tea. Of course, अगर चाय का दाम बढ़ गया तो क्या होगा, डिमांड किसका बढ़ेगा, डिमांड तो टी का तो घटेगा ही, ये तो करेक्ट है। प्राइस अगर टी का बढ़ गया तो डिमांड तो टी का घटेगा ही, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, हमारा जो कॉफी है उसका क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर चाय का दाम बढ़ गया तो लोग कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? अभी देखो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारे डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है, देखो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। ए चेंज इन टेस्ट ऑल्सो चेंजेस द डिमांड फॉर ए कमोडिटी। एज फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर फास्ट फूड हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। इसका मतलब होता है कस्टमर्स का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है उससे भी डिमांड में क्या होता है, उतार चढ़ाव आता रहता है, ठीक है। मतलब सपोज आज कस्टमर्स को जिसका टेस्ट है, जैसे अभी रिसेंटली देखना बहुत फास्ट फूड का क्रेविंग्स हुआ है, ठीक है, लेकिन तुम 20 साल पीछे चले जाओ, फास्ट फूड का दुकान कितना ही था मार्केट में, बाहर का लोग खाते ही नहीं थे। आजकल क्या हुआ है कि पहले क्या होता था, लोग घर में खाते थे और बाहर जाके हकते थे। अभी क्या हुआ, बाहर जाके खाते हैं और घर के हकते हैं, राइट। फैक्ट बात है, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा सा अजीब है लेकिन ये करेक्ट है। इसी कारण से बोला गया है कि हमारा जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो भी हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है। इज इट क्लियर? तो हम लोग समझते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है। हम लोग ने मीनिंग ऑफ डिमांड समझ लिया, ठीक है। अभी लॉ ऑफ डिमांड को समझते हैं पूरा डिटेल बेसिस, ठीक है। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, हम लोग जब आंसर लिखेंगे हम लोग पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे 2 लाइन का, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर एक्सेप्शंस, अजम्पशंस, ठीक है। अभी देखो क्या होता है इंट्रोडक्शन में, देखो, द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1890. द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड 2 चीज पे बेस्ड है, क्या, 2 फैक्टर्स पे, मतलब 2 रिलेशनशिप में बोल सकते हो। एक है प्राइस, प्राइस के साथ किसका रिलेशन, क्वांटिटी डिमांडेड का, ठीक है, प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांडेड का। देखो स्टेटमेंट पे जाते हैं, हम लोग का क्लियर हो जाएगा। देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ जैसे मैंने लिखा है तुम लोग को वैसे ही लिखना है। मैं इस पीपीटी को तुम लोग को ग्रुप पे शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे पंकज की कक्षा में, सो दे तुम लोग इजीली इससे सीख पाओ, और मैं नोट्स भी देने वाला हूँ जल्दी, तो तुम लोग इतना चिंता मत करो, ठीक है। और ये सब टेक्निक्स है कि कैसे तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही आंसर को लिखना है। सुनो, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल डिफाइंस द लॉ ऑफ डिमांड एज फॉलोज, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द लार्जर क्वांटिटी विल बी डिमांडेड एट ए लोअर प्राइस एंड लेस क्वांटिटी एट ए हायर प्राइस। मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ डिमांड 2 चीज़ों का रिलेशनशिप में हम लोग को बताता है, 2 चीज़ों का रिलेशनशिप हम लोग को बताता है। क्या क्या चीज़ का, प्राइस का, किसके साथ, क्वांटिटी डिमांडेड का। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि अगर हम लोग बाकी सब चीज़ों को
कांस्टेंट रख दें, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, या फिर और एक टर्म बोल सकते हो सेटेरिस पेरिवर्स, ठीक है, इसको भी बोल सकते हो। इजी के लिए मैंने क्या बोला, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अगर प्राइस बढ़ता है, इफ द प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, ठीक है, एंड इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस देन क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। अगर प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, डिमांड घटता है, क्वांटिटी डिमांडेड घटता है, और अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। मतलब एक इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, याद रहेगा, इसको तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए हम लोग टेबल का मदद लेंगे। टेबल को तुम लोग डिमांड शेड्यूल भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइस जब 50 है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 1 kg। अगर प्राइस 40 है तो देखो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है। मतलब क्या है, एक इनवर्स रिलेशनशिप है, जब एक बढ़ता है तो एक घटता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग का क्लियर हो गया, देखो कि जब हमारा क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी जब प्राइस ज़्यादा होता है तो कम रहता है। देखो यहाँ पे क्या है, जब 50 है क्वांटिटी डिमांडेड, तो देखो पहले हम लोग को प्राइस लिखना है, हमेशा याद रखना, जब टेबल बनाओगे पहले प्राइस को लिखना है, पहले उसका दाम लिखना है, फिर उसका क्वांटिटी, ठीक है। देखो पहले जब प्राइस 50 था हम लोग 1 kg डिमांड करते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब हम लोग ने क्या किया, प्राइस जो है 50 से 40 का हो गया, तब हम लोग ने 2 kg डिमांड किया। सिमिलरली जब प्राइस 10 रुपये हो गया था तब हम लोग ने 5 kg डिमांड किया है। ये नॉर्मल है, हम लोग के प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता है। जब हम लोग ने देखा कि दाम घट रहा है तो क्या होता है, हम लोग क्वांटिटी ज़्यादा परचेस करते हैं। देखना तुम लोग के घर में मम्मी या फिर पापा जो भी शॉपिंग करते हैं बाजार से, कि आज आके बोलते अरे आज पता है ये सामान इतना सस्ता में मिल गया, मैं तो 5 kg लेके आई हूँ, ठीक है। आलू हो गया, प्याज हो गया, कभी कभार फ्रूट्स हो गया, ठीक है। रिसेंटली जैसे मैंने तरबूज लेने गया था मार्केट में, तो मैंने देखा कि अभी 25 किलो में मिल रहा था मुझे। तो मैंने देखा कि मैं जब टाउन में जाता हूँ तो मुझे 50 रुपीज़ का पड़ता है, मुझे आधा दाम में मिल गया, तो मैंने घर के लिए भी बहुत सारा ले लिया। तो ये फैक्ट होता है, ये प्रैक्टिकली करेक्ट है कि जब हमारा प्राइस ज़्यादा होता है तो हम लोग कम खरीदते हैं, और जब प्राइस कम रहता है तो हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको देखो, इसको तुम लोग पढ़ सकते हो। देखो टेबल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया। देखो एज शोन इन टेबल 3.3 जो टेबल का नंबर था, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी X is 50, the quantity demanded is 1 kg. When the price falls from 50 to 40, the quantity demanded rises from 1 kg to 2 kg. करेक्ट है, ठीक है। देखो सिमिलरली ये सब लिखा हुआ है। देखो लास्ट में क्या लिखा है, thus as the price of a commodity falls, the quantity demanded rises. करेक्ट है। And when the price of a commodity rises, the quantity demanded falls. This shows an inverse relationship between price and quantity demanded. यही ट्रिक है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। तो कर तुम लोग ऐसे ऐसे डिमांड शेड्यूल बना के, टेबल बना के ऐसे लिखोगे तो कौन सा टीचर्स तुम्हारा मार्क काटेगा, बोलो। और इतना टफ कुछ भी नहीं लिखा है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, राइट। तो तुमको ऐसे ही लिखना है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्राफ को समझते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सुनो, जब तुम लोग ग्राफ बनाओगे, डिमांड कर्व को बनाओगे, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि डिमांड कर्व जो होता है, ठीक है, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देखो तुम लोग पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये नीचे तरफ है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अभी इसको समझने के लिए, अगर ग्राफ समझ में तुम लोग को नहीं आ रहा है, एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पे हम लोग ने क्या दिखाया। देखो कि जब हमारा प्राइस 50 होता है तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 1 kg, राइट। तो देखो यहाँ पे भी उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है। जब हमारा प्राइस 50 है, ये प्राइस कॉलम है, ठीक है, वाई एक्सिस पे, तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 1 kg, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का सर्कल आ जाएगा, राइट। एक सेकंड, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कष्ट होगा बट कोई बात नहीं, इसको ग्रीन से कर देते हैं। देखो यहाँ पे आएगा हम लोग का फर्स्ट डॉट, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम लोग क्वांटिटी डिमांडेड जब 2 हो गया था तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऐसा कर करके हम लोग ने क्या बनाया, डॉट्स अगर बनाया, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ हो रहा है मेरे लिए बट कोई, इससे हम लोग को समझ में आ गया कि जब हमारा क्वांटिटी डिमांडेड 1 kg से 2 kg हो गया, 3 kg हो गया, 4 kg हो गया, 5 kg हो गया, जब हम लोग उस डॉट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जब हम लोग इस डॉट को कनेक्ट करेंगे तो हम लोग को एक डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होगा, एक डिमांड कर्व मिलेगा, ठीक है। फिर उसको अगर ज्वाइन कर दोगे तो तुम लोग को ये पूरा डायग्राम जो है समझ में आ जाएगा। हम लोग के वाई एक्सिस पे जो है, हम लोग का वाई एक्सिस पे प्राइस होता है, और हमारा जो एक्स एक्सिस है उस पे हम लोग का क्वांटिटी डिमांडेड होता है। मैंने क्या बोला था कि लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप ही हम लोग को बताता है।
ठीक है, तुम लोग फिगर को लिख भी सकते हो। देखो इन फिगर 3.5 एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द डिमांड फॉर द कमोडिटी, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्राइस, डी डी इज द डिमांड कर्व, ठीक है, दैट स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जो मैंने बोला है वही तुम लोग उसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, उसका कुछ एजम्पशंस है। मतलब अगर ये सब नहीं होगा तो हम लोग इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब कोई चीज़ को क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग ने एज्यूम किया है कि ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 चीज़ों को बोला है, तुम लोग और भी जो एजम्पशंस है मैं जब नोट्स दूंगा तुम लोग वहीं से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी देखो याद रखो, पहला एजम्पशन है, जैसे मैंने लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला था, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, when the price of the commodity increases then the quantity demanded decreases, right? other things में क्या है, ये सभी है। पहला चीज क्या है, देखो पहला चीज जो हम लोग ने कांस्टेंट रखा है वो क्या है, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। ऑफ कोर्स अगर हम लोग इनकम को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो क्या होगा, देखो एग्जांपल लेते हैं कि सपोज पहले इनकम मेरा कितना था, 10,000 था। ठीक है, अभी मेरा इनकम 20,000 हो गया। तो ऑफ कोर्स पहले अगर मैं 50 रुपए वाला चावल खाता था, अभी बासमती चावल खाऊंगा। फैक्ट बात है ना, पहले मेरा सैलरी 10,000 था बोल के मैं 50 रुपए का चावल खाता था, अभी मेरा इनकम बढ़ गया तो ऑफ कोर्स मैं क्या करूंगा, मैं अच्छा चावल पे शिफ्ट हो जाऊंगा, राइट। और ये भी हो सकता है कि पहले मान के चलो कि हम लोग जैसे चिकन वगैरह हो गया, पनीर हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, कुछ कुछ चीज़ें जैसे पहले मैं कम डिमांड करता था, जो एक्सपेंसिव चीज़ें होते थे, जो इसका प्राइस ज़्यादा होता था, मैं क्वांटिटी कम खरीदता था। अभी मेरा इनकम बढ़ गया है तो ऑफकोर्स मैं ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करूंगा। तो इसी कारण से हमारा पहला एजम्पशन है कि कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, हमारा जो इनकम है, एक कंज्यूमर का जो इनकम है वो कांस्टेंट रहेगा, वरना ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता रहेगा। ठीक है, पुक करेगा। देखो इट एज्यूम्स दैट देयर इज नो चेंज इन द कंज्यूमर इनकम बिकॉज इफ इनकम इंक्रीजेस कंज्यूमर्स विल डिमांड मोर क्वांटिटी इवन एट ए हायर प्राइस। ऑफ कोर्स अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो मैं प्राइस देखूंगा क्या। अभी जब हम लोग दुकान जाते हैं प्राइस टैग देखते हैं, गरीब है ना हम लोग, अगर तुम लोग नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन जब तुम्हारा इनकम बढ़ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, पैसा ही पैसा है। जब प्राइस जितना भी होगा तो उसको खरीद लोगे, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। इसी कारण से पहला एजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड का कि कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो चेंज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। साइज ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब क्या है, देखो there should not be any change in the size of the population because the change in the population will bring about a change in the demand and vice versa। ठीक है, हमारा जो साइज ऑफ द पॉपुलेशन है वो भी कोई चेंजेस नहीं ला सकते, मतलब वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, देखो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, देखो सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब मैंने क्या बोला था, टी और कॉफी। इसमें क्या बोला है, सपोज मान के चलो कि अगर टी हम लोग को 10 रुपए में मिलता है, एज्यूम करो कि टी का प्राइस 10 रुपए है, तो उन्होंने बोला है कि जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है कॉफी है वो भी 10 रुपए में होना चाहिए। क्योंकि अगर सपोज मान के चलो टी 10 रुपए में मिल रहा है और मुझे कॉफी 8 रुपए में मिल रहा है, तो ऑफकोर्स मैं कॉफी में शिफ्ट हो जाऊंगा ना। तो मेरा डिमांड में कैसे इफेक्ट करेगा, डिमांड का ये लॉ ऑफ डिमांड को तो पोक कर देगा ना, लॉ ऑफ डिमांड को रॉन्ग प्रूफ कर देगा। इसी कारण से बोला गया है कि हमारा जो सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस होगा वो भी सेम होना पड़ेगा। देखो द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स शुड रिमेन द सेम। फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस ऑफ टी राइजेस इट्स डिमांड विल डिक्रीज बट डिमांड फॉर कॉफी विल इंक्रीज। इसी कारण से ये हमारा एक एजम्पशन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आओ, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट सेम। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या क्या था, लवर थे, याद रखो, कार और पेट्रोल। देखो क्या लिखा है, इट इज एज्यूम दैट द प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज बिकॉज ए चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द अदर। ये गुडविल हो गया है, स्पेस देना मिस्टेक हो गया है। तो क्या है कि ए चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द अदर। मतलब हम लोग को एजम्पशन में याद रखना है सब्सटीट्यूट गुड्स का भी दाम सेम है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का दाम भी सेम रहेगा जो मार्केट में चल रहा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नो चेंज इन टेस्ट हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस फैशन एक्सेट्रा। बोला गया है कस्टमर का जो टेस्ट है या फिर प्रेफरेंसेस है या फिर जो फैशन चल रहा है मार्केट में वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर मार्केट में कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा तो ऑफ कोर्स वो डिमांड वो खरीदेगा ही नहीं, राइट। हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटेगा,
राइट, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। लेकिन अगर उस चीज़ का डिमांड ही हट गया मार्केट से, मतलब उस चीज़ का डिमांड कैसे घट गया, मतलब उसका कस्टमर का चेंज हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उस कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस ही अगर चेंज हो गया तो वो क्या करेगा, राइट। अगर मैंने बोला कि सपोज एक इंसान है जो पहले चिकन बहुत कंज्यूम करता था, ठीक है, तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जब चिकन का प्राइस ज़्यादा होता है तो वो उसको नहीं खाता है, और जब उसका चिकन का प्राइस घट जाता है तो ज़्यादा खाता है। लेकिन मान के चलो कि कस्टमर क्या हो गया, कि वेगन हो गया, कि वो वेज फूड खाना शुरू कर दिया, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो चिकन का दाम बढ़ने से या फिर घटने से कुछ फ़ायदा होगा क्या? इसीलिए बोला गया है कि ये एक एजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड का, कि कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, वरना ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड को अफेक्ट करेगा, ठीक है। इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी बिकॉज एनी चेंज इन टेक्नोलॉजी वुड अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल्सो द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। पॉइंट पे आते हैं, हमारा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के कुछ कुछ एक्सेप्शंस है या फिर बोल सकते हो ये लॉ ऑफ डिमांड के कुछ क्रिटिसिज्म्स होते हैं, ठीक है। मतलब जितना भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई कर लो, ये सब सिचुएशंस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, एक्सेप्शंस होते हैं। पहला देखो, गिवन गुड्स, ठीक है। गिवन गुड्स में तुम लोग को अच्छे से बोलता हूँ, सुनो। गिवन गुड्स क्या होता है, वो सब गुड्स होते हैं जिसका प्राइस तुम लोग जितना बढ़ाओगे, राइट, कस्टमर्स के मन में एक डर बैठ जाता है कि शायद फ्यूचर में ये और बढ़ जाएगा, तो इससे बेहतर है कि अभी ही खरीद लो। तो पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। गिवन गुड्स इज ए कॉन्सेप्ट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर रॉबर्ट गिफन, ठीक है। दिस गुड्स आर गुड्स दैट आर इन्फीरियर, ठीक है, कम दाम वाले सामान होते हैं, सुपीरियर गुड्स नहीं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं इन कंपैरिजन टू लग्जरी गुड्स, चलो ठीक है। हाउएवर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन गुड्स इज दैट इट्स प्राइस इंक्रीजेस, द डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड दिस फीचर इज व्हाट मेक्स इट एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नॉर्मली क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड घटना चाहिए, लेकिन गिवन गुड्स के केस में क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड और बढ़ जाता है। देखो एक एग्जांपल भी मैंने दिया है, द आयरिश पोटैटो फेमिन में क्या होता था कि इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ द गिवन गुड्स कॉन्सेप्ट। पोटैटो इज ए स्टेपल इन द आयरिश डाइट, ठीक है। पोटैटो बोला है कि पोटैटो में क्या बोला है, पोटैटो इज ए स्टेपल इन द आयरिश डाइट, चलो ठीक है। ड्यूरिंग द पोटैटो फेमिन व्हेन द प्राइस ऑफ पोटैटोस इंक्रीज, उस टाइम में पोटैटो का दाम बढ़ गया था, तो नॉर्मली क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड घटना चाहिए ना, लेकिन क्या हुआ देखो, पीपल स्पेंड लेस ऑन लग्जरी फूड सच एज मीट, लग्जरी फूड आइटम नहीं खरीद रहे थे, जैसे मीट हो गया, ठीक है, एंड बॉट मोर पोटैटोस टू स्टिक टू देयर डाइट। ऑफ कोर्स ये जो आयरिश पोटैटो फेमिन जो ये सिचुएशन था, उस समय क्या होता था कि आलू हमेशा रेगुलर डाइट पे यूज करते थे, लोग हर दिन आलू खाते थे। अचानक क्या हुआ, आलू का दाम बढ़ गया, तो लोगों के हिसाब से तो दाम घटना चाहिए, राइट। लेकिन तब क्या हुआ, लोगों को डर बैठ गया कि क्या होता है कि ये जो इन्फीरियर गुड्स की तरह जो है, इसका दाम अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो लगता है कि अरे इसका दाम बढ़ गया है ना, तो हम लोग फ्यूचर में और बढ़ जाएगा, तो अभी से खरीद के रख दो, राइट। तो उसका डिमांड और बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मली देखना कि जैसे बीच में हम लोग के असम में भी होता रहता है, पोटैटो टोमेटो का दाम अचानक बढ़ गया था, राइट। इतना बढ़ गया था कि 180-200 रुपये किलो करके चला गया था, क्योंकि पोटैटो एक ऐसा आइटम है, या फिर ऑनियन भी एक ऐसा आइटम है जो हर किसी के घर में जाता है, राइट। इसका दाम जब बढ़ जाता है तो लोगों को लगता है कि शायद फ्यूचर में और बढ़ेगा, तो इसका डिमांड और बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखना गिवन गुड्स। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा वेवलेन गुड्स। वेवलेन गुड्स का मतलब होता है सिंपल, इतना मैं लंबा नहीं समझाऊंगा, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। वेवलेन गुड्स का मतलब होता है वो सब गुड्स जिसका दाम जब बढ़ता है तो उसका डिमांड और बढ़ता है। और वेवलेन गुड्स को तुम लोग लग्जरी आइटम्स भी बोल सकते हो, या फिर लग्जरी गुड्स भी बोल सकते हो, जैसे आईफोन, ठीक है, फिर सोना, गोल्ड, डायमंड, ये सब गुड्स क्या होता है, इसका दाम जितना बढ़ेगा लोगों में और डिमांड बढ़ेगा, उसका क्रेज और बढ़ जाता है, राइट। सोने का दाम जब जितना बढ़ता है ना, लोगों को लगता है अरे ये तो फ्यूचर में और बढ़ेगा, एक लग्जरी आइटम है ना, तो लोग उसको और कंज्यूमेशन कर देते हैं, तो उसका डिमांड बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है, इसीलिए वो हम लोग का एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में आता है। इज दैट क्लियर? ये तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, देखो थर्ड वाला क्या है, प्राइस इल्यूशन। प्राइस इल्यूशन का मतलब क्या है, देखो, विथ ए फॉल इन प्राइस समटाइम्स कंज्यूमर्स फील दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी इज लो एंड दे डू नॉट वांट टू बाय मोर। कभी कभार क्या होता है, जैसे एग्जांपल में बोलता हूँ कि जैसे आईफोन का दाम अगर बीच में ज़्यादा घट जाएगा ना, जैसे मान के चलो 15,000 20,000 आ गया, ठीक है, तो लोग
लोगों को एक इल्यूशन हो जाता है शायद इतना कम दाम में मिल रहा है, शायद आईफोन का क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए इतना कम में मिल रहा है। क्योंकि कभी कभार एक प्राइस इल्यूशन के कारण भी क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट में ये चला जाता है। ठीक है, कंज्यूमर फील करता है कि अरे इतना अच्छा चीज़ हम लोग को सस्ता में कैसे मिल रहा है, शायद इसका क्वालिटी ही खराब है, शायद ये फेक है। ये भी हम लोग का एक एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड का। होता है इग्नोरेंस। देखो इग्नोरेंस में क्या है, इफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट फॉल्स एंड इफ पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट दे डू नॉट बाय मोर। ऑफ कोर्स कभी कभार क्या होता है, सपोज मान के चलो कि तुमने न्यूज़ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, तुमको कुछ नहीं पता है, देश विदेश का खबर कुछ नहीं पता है, तो तुमको पता ही नहीं है कि प्राइस घट गया है, तुम उसको ज़्यादा खरीदोगे क्या? जैसे मान के चलो कि तुम एक सामान खरीद रहे थे, ठीक है, तुमको पता चला कि जैसे आलू का दाम मान के चलो 20 रुपये है, अभी 2 रुपये किलो हो गया, ठीक है, तो तुमको पता ही नहीं है, कस्टमर्स को तुमको अवेयरनेस ही नहीं है, तुम मार्केट में 10 दिन से गए नहीं हो, ठीक है, कोई खरीद के ला रहा है कि नहीं, तुम आलू खा भी नहीं रहे हो, तो तुम उसको डिमांड ही नहीं करोगे, राइट? अगर तुमको पता ही नहीं है कि उसका प्राइस बढ़ गया है, जिसके कारण तुम उसको क्वांटिटी घटाओगे, तो कैसे होगा, राइट? कभी कभार हमारे इग्नोरेंस के कारण भी ये हमारा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में आता है। क्योंकि ऐसा तो हमेशा नहीं होगा ना कि हमको सब कुछ पता है कि इस प्रोडक्ट का दाम घट गया है तो अच्छा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दो, अगर इसका प्राइस बढ़ गया है तो अच्छा क्वांटिटी डिमांडेड घटा दो। कभी कभार हमारे इग्नोरेंस के लिए भी ये हम लोग का एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में आता है, ठीक है। फिर और एक चीज़, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स का मतलब कुछ कुछ गुड्स जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए याद रखो कि किसी किसी के लिए जैसे सिगरेट्स, ठीक है, टोबाको, ठीक है, या फिर बोल सकते हो जैसे हम लोग के नॉर्मल गुड्स में जैसे नमक। अभी नमक का दाम जितना भी बढ़ जाएगा ना, लोग खरीदेंगे क्योंकि ये एक हैबिचुअल गुड है, हर किसी को हर किसी के घर में चाहिए। फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर टोबाको कंज्यूम करते हैं, जितना भी दाम बढ़ जाए वो लोग कंज्यूम करेंगे क्योंकि ये एक एडिक्शन है, राइट? इसी कारण से हैबिचुअल गुड्स भी हम लोग का एक एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड का। क्योंकि हमारे लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोलते हैं, जितना प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा। लेकिन नमक का दाम अगर बढ़ गया तो हम लोग क्या हमारा नमक कम डालना शुरू कर देंगे खाने में? नहीं करेंगे ना, जितना डालना है उतना ही डालेंगे। इसीलिए ये हम लोग का एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड का। फिर लास्ट है फैशन। इफ ए कमोडिटी गोज आउट ऑफ फैशन पीपल डू नॉट बाय मोर इवन इफ द प्राइस फॉल्स। ऑफ कोर्स अगर फैशन में नहीं है तो उसका प्राइस घट भी जाए या बढ़ भी जाए तो हम लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो आज हम लोग ने यूनिट 1 का मेजर पोर्शन कवर किया है और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पक्का बनेगा ही, हम लोग का फाइनल्स में या फिर सेशनल्स में भी बन सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी को पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और किसी को अगर लॉ ऑफ डिमांड में कुछ कन्फ्यूजन है तुम लोग टेलीग्राम में मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, पंकज की कक्षा बोल के सर्च कर सकते हो, जहाँ पे मैं ये नोट्स देने वाला हूँ। और इसका जो पूरा PDF है इस नोट्स का मैं टेलीग्राम चैनल पे जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तब मैं शेयर कर दूंगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन पे ऑफ कोर्स कुछ पॉजिटिव मोटिवेशन दीजिए, ठीक है, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, ठीक है, सो दैट मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड रहूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत टफ होता है कि हर दिन एक एक वीडियो पोस्ट करना आप लोगों के लिए, आप लोग का एग्जाम भी आ गए हैं, राइट? तो आप लोग का एक एक छोटा सा मैसेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन सीरीज पे, और आप लोग अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।